दोस्तों, आज पुनः सरस्वती पांडे जो हिंदी भाषा का साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे से श्रृंखला का आरंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम पिछले पार्ट में पेज नंबर 63 तक अध्ययन कर चुके हैं। पेज नंबर 63 में ही वाक्य विज्ञान है। इस वाक्य विज्ञान को हम लोग देखते हैं कि वाक्य के क्या साइंस हैं, किस तरीके से वाक्यों को क्रमबद्ध किया गया या वाक्य की परिभाषा क्या है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या कहते हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरु कह रहे हैं कि एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है कि एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह क्या कहें? वाक्य कहलाते हैं। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। ये शायद एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद जो है वह समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पद और वाक्य के महत्व की प्रतिष्ठा को लेकर दार्शनिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं जो निम्न है। देखिएगा क्या है? सिद्धांत, प्रवर्तक और कथन। अभिहिंतान्वयवाद या पदवाद भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कुमारिल भट्ट हैं। और कथन किसने कहा है? अभिता नाम पदार्था नाम अन्वय, ये कुमारिल भट्ट ने कहा है वाक्य को लेके। अन्विताभिधानवाद ये सिद्धांत है वाक्यवाद का कुंभ प्रभाकर गुरु का। कथन अन्विता नाम पदार्था नाम अभिधानम, ये जो कथन है वह है प्रभाकर गुरु। कविराज विश्वनाथ ने वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व माने हैं। और वे 3 अनिवार्य तत्व क्या हैं? नंबर 1 है आकांक्षा, नंबर 2 है योग्यता और नंबर 3 है आसक्ति। जो पीछे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद ही समूह ही वाक्य है, उसी को कविराज विश्वनाथ के ही जो वाक्य हैं उसी को रामचंद्र शुक्ल ने हमें लगता है कि कॉपी किया है। तो आकांक्षा मतलब अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा, योग्यता का मतलब है बुद्धि संगत संबंध, और आसक्ति मतलब है कि व्यवधान। ठीक है। वाक्य के मुख्यतः 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में उद्देश्य को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे वाक्य के। आप देखिए वाक्य के भेद यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग भेद देखेंगे। जैसे अर्थ के आधार पर कितने भेद, क्रिया के आधार पर कितने भेद, रचना के आधार पर कितने भेद, शैली के आधार पर कितने भेद और आकृति के आधार पर कितने। परीक्षा में पूछे जाने वाले कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के ये 8 भेद हैं: विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेश सूचक, इच्छा सूचक, संकेत। क्रिया के 2 क्रिया के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिया युक्त और एक क्रिया विहीन, जिसमें क्रिया हो और जिसमें क्रिया ना हो। ठीक है। और इसके बाद रचना के आधार पर, ये इस बार के यूपी बोर्ड के 2025 वाले में ये प्रश्न पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कंपटीशन में तो पूछे ही जाते हैं। तो इस बार मैंने देखा कि 10 में भी ये प्रश्न पूछे गए थे हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 होते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं शैली के आधार पे। शैली के आधार पे 3 भेद हैं, शिथिल है, समकृत है और आवर्तक है। और आकृति के आधार पे वाक्य कितने भेद हैं? 2, योगात्मक और अयोगात्मक। जिसकी आकृति योगात्मक में क्या होगा, वो संस्कृत शब्दों को बनाने के लिए, और अयोगात्मक में क्या हो, वो हिंदी के वाक्य बन जाएंगे। ठीक है। आइए पेज नंबर हम लोग 63 पे चलते हैं, जो है अर्थ विज्ञान। क्या है? अर्थ विज्ञान। शब्द के द्वारा जो प्रतीत होती है उसे अर्थ कहते हैं।
शब्द के द्वारा जो प्रतीत हो उसे हम अर्थ कहते हैं, यानी कि उसका अर्थ मतलब मीन्स समझ में आए, उस महसूस हो कि इस शब्द के ये मायने हो सकते हैं, वह अर्थ कहलाएंगे। ठीक है। संकेत ग्रह अर्थबोध के भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माने हैं तथा पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माने हैं कि संकेत को हम कैसे ग्रहण करेंगे। तो भारतीयों ने तो 8 उसके साधन मान लिए, लेकिन पाश्चात्य जो विद्वान उन्होंने 3 साधन माना। आइए देखते हैं क्या क्या है। ये है व्याकरण, आप्तवाक्य, उपमान, वाक्य शेष, जिसे प्रकरण भी कहते हैं, विविध व्याख्या या विवरण, प्रसिद्ध पद सन्निधि और व्यवहार, और 8वां है कोश। ये किसने माना है? भारतीयों ने माना। ठीक है। और पाश्चात्य व्यवहार, विवरण और अनुवाद, यह किसने माना है? पाश्चात्य ने संकेत ग्रहण करने के 3 साधन माने हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्द की शक्ति, हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्या है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाले व्यापार हैं। इसके प्रमुख भेद निम्न हैं। कौन कौन से हैं? एक है शब्द में वाचक, एक लक्षक और एक व्यंजक। शब्द शक्ति या वृत्ति में क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है ये कि जो बात कही जाए सीधे सीधे वो चीज समझ में आ जाए, वो अभिधा है। लक्षणा का मतलब ये होता है कि किसी की बात को कहा जाए लेकिन किसी के गुण को बता करके उसको, जैसे वह कौवे की तरह काला है, तो वह काले वाला जो गुण है वह कौवे के अंदर है, तो उसके लक्षण को बता करके लक्षणा के द्वारा व्यक्त करके। और व्यंजना मतलब होता है कि किसी व्यंग, जैसे कोई भी बात कही जाए और वह प्रत्यक्ष रूप से उसको न कह करके घुमा करके अगर उसको बात को कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। ठीक है। वाच्य, मुख्य, मतलब बस समझाई दिए हैं। लक्ष्य, गौण, और व्यंग मैंने बताया व्यंजना का व्यंग प्रतिमान। ठीक है। आगे आ जाइए। शब्द, प्रमुख शब्द शक्तियों की परिभाषा निम्नलिखित है। अभिधा की क्या परिभाषा है? लक्षणा की, व्यंजना की। ठीक है। तो ये परिभाषा मुझसे इंटरव्यू में पूछी गई थी एनबीएस के। शब्द शक्ति परिभाषा देखिएगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या है? साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। ठीक है। लक्षणा, मुख्यार्थ का बाधा होने पर ऋण के कारण किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होती है वह लक्षणा है। अर्थात लक्षणा के 3 हेतु या कारण है। पहला है मुख्यार्थ का बाध, दूसरा है मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ, असेयोग, और तीसरा ऋण का प्रयोजन। ठीक है। आइए, व्यंजना क्या है? व्यंजना शब्द ऐसी शक्ति है, ऐसे अर्थ को बतलाती है जो अभिधा, लक्षणा या तात्पर्य वृत्त द्वारा उपलब्ध नहीं होता है। व्यंजना व्यापार को ध्वनन, गमन, प्रत्यागमन आदि भी कहते हैं। इसके और व्यंजना के व्यापार के लिए ये कहा जाता है ध्वनन, गमन और प्रत्यागमन आदि। पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के 3 भेद माने हैं, कोशार्थ, व्याकरणार्थ और अनित्यार्थ। ठीक है। अब आगे देखिए। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकार्थक और एक होता है अनेकार्थक। एकार्थक का मतलब क्या होता है? जिसमें एक अर्थ निकले। अनेकार्थक का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक। पेज नंबर हम लोग 65 पे चलते हैं। पेज नंबर 65 है। एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के 10 साधन माने गए हैं तथा अनेकार्थक के अर्थ निर्णय के 14 माने गए हैं। ठीक है। अब देखिए ये 10 साधन कौन है? एकार्थक के एक वक्ता है, दूसरा बोधा या श्रोता है, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य है, पांचवा अन्य है, सन्निधि है, छठवां प्रकरण है, सातवां देश है, आठवां काल है, नौवां काक है और 10वां चेष्टा है। ठीक है। अनेकार्थ में देखिए संयोग नंबर 1, नंबर 2 वियोग, नंबर 3 साहचर, नंबर 4 विरोध, नंबर 5 अर्थ, नंबर 6 प्रकरण, नंबर 7 लिंग, नंबर 8 अन्य शब्द का सन्निधि, नंबर 9 सामर्थ्य, नंबर 10 औचित्य, नंबर 11 देश, नंबर 12 काल, नंबर 13 व्यक्ति, नंबर 14 स्वर। अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं कौन कौन सी हैं? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। ये प्रश्न जो है आजकल प्रचलन में बहुत चल रहा है। ये अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। साला पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब पैटर्न को बदलते हुए परिदृश्य को देख करके ये छोटी छोटी चीजें नई इंक्लूड की जा रही हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को कंफ्यूजन पैदा किया जा सके।
आगे देखिएगा, यहाँ पर अर्थ परिवर्तन तीन दिशा, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। आइए पहला हम लोग देखते हैं कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कैसी हैं। ये देखिए, अर्थ संकोच ही पहला, अर्थ विस्तार पहला, अर्थ संकोच दूसरा, अर्थादेश तीसरा। इसके बाद अर्थादेश जो है उसको चार भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष, मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण। ठीक है, अब पहले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ विस्तार। अब इसमें देखिए, जो ये अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच, अर्थादेश, इन्हीं तीनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस तरीके से टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अर्थ विस्तार है, अर्थ विस्तार में देखिए शब्द है, इसका मूल अर्थ है और इसका अर्थ का विस्तार क्या होगा। मतलब शब्द है स्याही, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर दिए हैं शब्द क्या है? स्याही। और स्याही का अर्थ होता है काली स्याही। लेकिन अब स्याही में अब इसका अर्थ विस्तार हो गया। विस्तार मतलब बड़ा रूप हो गया, विस्तृत। तो यह जब नैरो से स्प्रेड हो गया, मतलब कि फैल गया, तब काली स्याही नहीं, क्यों स्याही को अब काली स्याही नहीं मानेंगे, सभी रंगों के लिए वो स्याही स्याही कर दिए। तो कोई भी अब सामने वाला ये पूछेगा कि काली रंग की, हरी रंग की, पीली रंग की, नीले रंग। अब इतना विस्तार हो गया अर्थ का। तेल, तेल का मतलब अब आपको कहना पड़ेगा कि कौन किसका तेल। अब तो बहुत सारे आंवला के तेल और आलमंड के तेल, ठीक है। लेकिन पहले जो था, जब तेल कहा जाता था तो ये समझा जाता था कि तिल का ही तेल और किसी प्रकार का तेल नहीं। लेकिन अब यह सभी प्रकार के तेल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्थ विस्तार हो गया। जहां पे अर्थ संकुचित था, वही अर्थ अब क्या हो गया? विस्तार में हो गया। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं, कुशल। कुशल मतलब कुशों को लाना। लेकिन अब कुशों को लाना नहीं आता है, अब इसका विस्तार हो गया। क्या हो गया? जब कुशल कहा जाए तो इसका मतलब सामने वाला ये समझेगा या तो निपुण, चतुर। ठीक है, प्रवीण, प्रवीण मतलब होता है वीणा वादन में जो निपुण रहता था, यानी वीणा को बजाने में जो कौशल रहता था, उसी के लिए केवल प्रवीण लगता था। लेकिन अगर आज कोई आदमी दक्ष है किसी काम को लेकर के या चतुर है, तो उसके सामने यह शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी अर्थ का क्या हो गया? विस्तार हो गया है। महाराज, जब किसी को महाराज कहा जाता था तो उसका मतलब होता था राजा। लेकिन अब यही महाराज शब्द अगर इस समय लोकतांत्रिक देश में अगर कहा जाता है, तो महाराज मतलब रसोइया के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गवेषणा मतलब गाय चाहना। ठीक है, लेकिन अब गवेषणा का मतलब क्या है? अब खोज है। और अब अगर आप गाय गवेषणा कहेंगे तो उसका अर्थ यह समझा जाएगा कि खोज है। तो इस तरीके से अर्थ विस्तार हो गया। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। दूसरा बात था क्या? अर्थ संकोच। देखिए, अर्थ संकोच में क्या है? अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ संकोच की दृश्य शब्द की सूची इस प्रकार से। अर्थ संकोच मतलब संकुचित हो जाना। पिछले में हमने देखा कि अर्थ को हमने फैलाया, दूसरे में हमने देखा अर्थ को अब नैरो कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब संकीर्ण कर दे रहे हैं। कैसे? जैसे सर्प, मूल अर्थ है जो सरकता है। अब सरकने के लिए तो बहुत सारी चीजें सरकती हैं, लेकिन उसको संकुचित करके अब किसके लिए सरकने के लिए प्रयोग कर दिया गया? सांप के लिए पर्टिकुलर। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर, आइए 66 पे। पेज नंबर 66 क्या कहता है? पेज नंबर 66 में पहला है कुंजर। कुंजर मतलब जो कुंज में विचरता है। ठीक है, लेकिन अब कुंजर का अर्थ क्या है? संकुचित करके क्या कर दिया गया? हाथी कर दिया गया। धान्य का मतलब धान से संबंध था, लेकिन अब धान्य का मतलब क्या है? चावल या और अन्य जो है। मोदक, मोदक मतलब प्रसन्न करने वाला होता है, लेकिन अब जब भी मोदक मोदक की चर्चा होती है तो वो हमेशा लड्डू के लिए ही होती है। अर्थ संकोच कर दिया गया। ठीक है, ये चीज समझते रहिएगा। आगे देखिएगा, बाढ़ है। बाढ़ मतलब बढ़ने की क्रिया, और इसको संकुचित करके क्या किया जाए? जलावेग। ठीक है, लगान, जो लगाया गया कर। लगाया गया मतलब अब ये लगान का मतलब क्या हुआ? अब कर में मतलब टैक्स के रूप में उसको संकुचित कर दिया गया है। अगला देखिए गौ। अगला क्या है? गौ, इंद्रिय, पृथ्वी, पहले अर्थ था, अब गाय के रूप में इसे संकुचित कर दिया गया। रिछ, रिछ को नक्षत्र या रीछ कहते थे, अब इसे रीछ या भालू के द्वारा, मतलब जब आप रीछ कहेंगे तो सब समझेंगे कि भालू के बारे में चर्चा की जा रही, क्योंकि अर्थ को अब संकुचित कर दिया गया। आदर्श, दर्पण या प्रतिलिपि को कहते थे, लेकिन आदर्श का मतलब अब क्या है? अनुकरणीय। जब किसी को आप आदर्श बनाते हैं, इसका मतलब आप उसका अनुकरण करते हैं। अब ये अर्थ समझा जाता है। आशा का अर्थ पहले था दिशा और इच्छा, लेकिन संकुचित करके इसको क्या कर दिया गया? इच्छा। अवतार, अवतार का अर्थ उतार या भूमिका होती थी।
लेकिन अब अवतार का मतलब क्या समझा जाता है? देवता का जन्म। मृग को पशु समझा जाता है, लेकिन अब क्या अर्थ समझा जाता है? हिरण। मुर्गा को पहले पक्षी समझा था, लेकिन अब क्या? कुक्कुट। मदक को नशीला, लेकिन अब क्या समझाता है? अफीम। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा आगे। खाजा यानी खाद्य पदार्थ, लेकिन अब एक प्रकार की क्या है? मिठाई है। अन्न खाया हुआ, लेकिन अब चना और गेहूं इत्यादि अन्न के लिए। लौह धातु के लिए प्रयोग होता है, लेकिन अब लोहा के लिए ही संकुचित है, कि लौह कहेंगे तो लोहा ही समझा जाए। आइए, अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत अर्थादेश की दृष्टि से कुछ प्रमुख शब्दों की सूची हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए एक बार में देख लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, ये पीछे आपने देखा ही था, कि पीछे आपने देखा था कि ये जो था, ये आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, अर्थादेश जो है, अर्थादेश ये जो है, इसको हम लोगों ने अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण, चार भाग होते हैं। यही वाला पार्ट जो है अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये चार पार्ट के रूप में जो आप देख रहे हैं ना। ये देखिए, अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष, अमूर्तिकरण, मूर्तिकरण, कि कौन कौन अर्थ में उत्कर्ष हुआ, किसका मतलब आगे गया, किसके अर्थ को डाउन किया गया, निगेटिव सेंस में लिया गया। अमूर्तीकरण मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज है जो दिखाई दे नहीं देती है। अमूर्तीकरण मतलब दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसका अर्थ दूसरा होगा। और मूर्तिकरण मतलब ऐसी चीजें जो दिखाई देंगी, साक्षात जो कहेंगे उसका अर्थ आप वही समझेंगे। लेकिन अमूर्तीकरण में कहा कुछ जाएगा, लेकिन उसका अर्थ कुछ दूसरा समझ में आएगा। ठीक है, किसके अर्थ को निगेटिव सेंस में लिया गया, अर्थापकर्ष हो जाएगा। और किसके अर्थ को बढ़ा दिया गया, वो। तो अर्थोत्कर्ष में देख लीजिए कौन कौन से हैं। आइए देख लीजिए अर्थोत्कर्ष में। अर्थोत्कर्ष में पहले है मुग्ध, इसके बाद फिरंगी, पाखंड, चाल, जमादार, चारवाक, सुहागिन, देहाती, चमार, सीधा साधा, हजरत। इसके बाद है, इसके बाद देखिएगा, हजरत के बाद है गवेषणार्थ, देवदासी, महाजन और सभ्य। इसके बाद देखिएगा अर्थोत्कर्ष में क्या है? अर्थोत्कर्ष मतलब कि निगेटिव सेंस, मैंने पहले ही बता दिया। असुर, जिगप्सा, सोच, किरण यानी काला। निगेटिव सेंस में तो काला होगा, नहीं तो किरण अगर पॉजिटिव सेंस में यही होता तो श्याम हो जाता, या मतलब देवकी नंदन हो जाते। ठीक है, बांसुरी वाला हो जाता। तो देखिए अर्थोत्कर्ष में क्या है? त्योहार, मुहूर्त, घृणा, मधुर, वज्रवटुक, आप इसमें जितने भी रहेंगे। महाराज, अब महाराज का देखिए अपकर्ष में हुआ ना, तो रसोईया हो गया। इसके पहले अगर उत्कर्ष में यही जाता तो क्या हो जाता? कि महाराज मतलब राजा हो जाते। ठीक है, मंदिर, ठीक, और क्या है? कलश है आपका, और नाम है, कुंभ है, इस तरीके से ये जो है हो गए। इसके बाद देखिएगा अमूर्तीकरण में, अमूर्तीकरण देखिए लाठी। देखिए अमूर्ति मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, जब दिखाई नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? कि कहा कुछ जाएगा, अर्थ कुछ दूसरा निकलेगा। तो लाठी मतलब सहारा, कांटा का मतलब जो दर्द दे, भार मतलब जिम्मेदारी, निमग्न मतलब व्यस्त। गधा जैसे ही कहा जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं ना कि मूर्ख कह रहे हैं। जैसे कि वह लड़का गधा है, इसका मतलब क्या है? वो लड़का मूर्ख है। उसका गधे का मतलब गधा नहीं, इसका मतलब उसका अर्थ छिपा अमूर्तीकरण है ना। अ मतलब नहीं, मूर्ति माने जो सजीव रूप में दिखा, तो जो नहीं दिखाई दे उसका अर्थ है पूंछ। ठीक है ना, यानी उपाधि है। आंख दिखाना, माठ ठनकाना, अंधकार मतलब निराशा, पतझड़ माने दुख, जुगनू, सब नहीं कहते पतझड़ के दिन है फिर सदा बसंत के दिन आएंगे, तो पतझड़ का मतलब क्या? दुख के दिन है फिर सुख के दिन आएंगे। ठीक है, जुगनू मतलब बुद्धि और चेतना, पतवार मतलब सहारा, रस मतलब ज्ञान, सलभ मतलब सांसारिक मोह, समुद्र मतलब आत्मा। ठीक है, आइए आगे आते हैं। मूर्तिकरण में देखिए, मूर्तिकरण में क्या है? उपन्यास, सुहाग, सौभाग्य, सामग्री, संचय। ठीक ना, मूर्तिकरण में दिखाई देती है कि जैसे आप कहेंगे उसी तरीके से दिखाई दे। बात उड़ाना, विचार बिखर गए, विरहाग्नि, विचारधारा। देख रहे हैं जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं अर्थ आपको दिमाग में बैठते जा रहे हैं। विचार धन, देवता, जनता, सफेदी, उतराई, धुलाई, रंगाई, सवारी। ठीक है, तो इस तरीके से आज आप सरस्वती पांडे का पेज नंबर 66 तक खत्म हो गया। अब ये एक सेशन पूरा खत्म हो गया है। दूसरे सेशन में हम आदिकाल को लेकर के आएंगे, पेज नंबर 67 से। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें।
और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके और वे परीक्षा में अपने अंक को सुनिश्चित कर सकें। आप सभी लोगों ने यहाँ तक सुना, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद।